हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना जो रिविजन्स लेक्चर्स चल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर्स का रिवीजन मैंने करवा दिया है। तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे लिखना है आंसर, कहाँ स्कोर कर सकते हैं, पेपर जो सेट कर रहे हैं टीचर्स, उसका क्या माइंड थॉट हो सकता है, किस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। ओवर एंड अबव मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूँ, ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स, तो उसको भी रिफर करना है आपको 2024 के लिए। 2 महीना अपन रोज मिलेंगे, मतलब कोई ना कोई, मतलब एक एक चैप्टर्स का कौन सा भी चैप्टर्स में उठा के आपको इंपॉर्टेंट रिविजन्स करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन कराऊंगा। तो प्लीज बच्चे लोग जुड़े रहिए हम लोग के साथ और लाइक कर लिए चैनल को और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। 2 महीना जी जान से लगा देना है, मतलब आप लोग के एग्जाम के साथ साथ हम लोग सब टीचर्स लोग की भी क्या होगी, परीक्षा होगी। यस, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर्स नंबर 2 जो होगा सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो वर्जन है चैप्टर्स नंबर 1 का एक्स्ट्रा वर्जन, मतलब पार्ट 2 बोल सकते हो। पार्ट 1 जो है ऊपर अपन ने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, और उसमें एक लास्ट पॉइंट पे मैंने कंक्लूड किया था कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके, जहां पे अपन ने देखा था कि कंपनी का कैपिटल कैसे बनता है, कौन से सोर्सेस है, जहां पे अपन ने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, और बाद में बोरोड कैपिटल के अंदर बात किया था अपन ने डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, ऐसे करके डिस्कस किया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट था मेरे लिए। स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके साथ, मतलब चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो पार्ट जहां पे छोड़ा था अपन ने उससे ही कंटिन्यू करेंगे। जहां पे सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करो तो 2 टाइप के फंड होते हैं, मतलब फाइनेंस होते हैं। जनरली कंपनी क्या करती है, लगाती है कैपिटल के फॉर्म में। एक तो खुद का पैसा लगाती है जिसको बोलते हैं ओन कैपिटल, और या तो बाहर से पब्लिक से पैसा लेती है उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर बात करूं तो शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, शेयर्स के अंदर भी बात करूं तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ऑलरेडी लास्ट सेशन में पढ़ लिया है। रिटेन अर्निंग का भी कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन में थोड़ा सा झलक देखा था भाई, जो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी ने अपनी मेहनत से क्या किया है, कमाया है, और वही पैसा क्या कर रही है, वापस से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, इज नथिंग बट रिटेन अर्निंग। और अल्टरनेट टर्म में बोल सकते हो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को बोरोड कैपिटल के फॉर्म में पैसा उठाना है तो कौन से सोर्सेज अवेलेबल है उसके पास, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है उसके अंदर, जो है आपके पास डिबेंचर्स है, डिपॉजिट्स है, बॉन्ड है, एडीआर है, जीडीआर है, कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ट्रेड क्रेडिट है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है किसके अंदर, बोरोड कैपिटल के अंदर। अभी ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में आपको बेसिक मालूम ही है कि ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल है, जहां पे इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अनटिल अनलेस प्रॉफिट हुआ तो। बट बोरोड कैपिटल के अंदर आपको इंटरेस्ट तो बॉस देना ही पड़ेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। किसको, इन लोगों को, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वो लोग क्या है, क्रेडिटर है कंपनी के लिए। यस, उनको तो इंटरेस्ट फिक्स रेट पे देना ही देना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं थोड़ा बहुत इसमें देखते हैं। 1 सेकंड में बोल रहा हूँ, दिस आर द प्योरली रिविजन लेक्चर्स। आपको मालूम गिर गया, थंबनेल देख के मालूम गिर गया रहेगा, ये प्योरली रिविजन लेक्चर होगा। यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। डिटेल के लिए अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, डिटेल में विद एक्सरसाइज आपको वीडियोस मिल जाएगा। यस, चलो सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करो तो 2 टाइप का बोल रहा, ओन कैपिटल, शेयर्स। तो शेयर्स के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है उसकी। प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको 2 राइट्स मिलते हैं। एक बात करूं तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, और डिविडेंड मिलेगा किससे पहले, इक्विटी से पहले। बाद में आ जाता है ओन कैपिटल के अंदर रिटेन अर्निंग, मतलब आप रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, जो कंपनी ने कमाया है। बात करता हूं बोरोड कैपिटल के अंदर डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड क्रेडिट आ जाते हैं। सोर्स ऑफ ओन कैपिटल के अंदर शेयर्स फर्स्ट। शेयर्स क्या है, शेयर्स इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट शेयर्स। शेयर्स के फीचर्स देखोगे तो भाई क्या होता है, शेयर जो
ओन करता है, मतलब शेयर होल्डर बोलते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ, एवरी शेयर्स के डिस्टिंक्शन नंबर होता है। एक डिस्टिंक्शन नंबर देने का मेन पर्पस ये होता है कि भाई कहां से कहां शेयर्स, तेरा कितना शेयर्स है हम लोग को मालूम तो गिरे 1 से 10 इज अ डिस्टिंक्शन नंबर मिस्टर एक्स के, 11 से 20 मिस्टर वाई के। तो ये जो डिस्टिंक्शन नंबर होता है वो जस्ट आइडेंटिटी कार्ड देता है कि कहां से कहां तेरे शेयर्स हो गए। एविडेंस ऑफ टाइटल, ऑफ कोर्स शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट एविडेंस है, एक ओनरशिप प्रूफ है कि भाई हाँ भाई यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा रहेगा उसको क्या किया जाएगा, वो शेयर सर्टिफिकेट का ओनर काउंट किया जाएगा। These are the nothing but लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। कल उठ के कोर्ट कचहरी में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तो शेयर सर्टिफिकेट इज कंसिडर एज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स, इसलिए इसको एविडेंस के फॉर्म में भी ले सकते हो। वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वो शेयर्स होता है जिसके शेयर सर्टिफिकेट, मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू जो लिखा रहता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। इश्यू प्राइस इज नथिंग बट कंपनी क्या प्राइस में इश्यू कर रही है। जरूरी नहीं कि 10 रुपए की फेस वैल्यू हो तो कंपनी 10 रुपए चार्ज करेगी, नहीं बॉस, नहीं नहीं। तो अपन देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे आज रिलायंस का भाव 2500 है, अज्यूम करो, तो उसकी फेस वैल्यू देखोगे तो 2-10 रुपया ही होगी। तो आज उसका मार्केट में क्या डिमांड है, मतलब आज अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी इश्यू करती है, वो डिपेंड करता है वैल्यूएशन के बेस पे, और वो जो चार्ज करता है एक्स्ट्रा रुपया, जो 10 से लेके अपन देखते हैं 2500 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो डिफरेंस आप देख रहे हो वो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, आप प्रीमियम बोलते हो। अकाउंट्स में कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स पे आपने देखा रहेगा। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स पे मैं जरूर उधर अकाउंट्स के बेस पे एक वीडियोस बनाऊंगा, जो बहुत अच्छा है चैप्टर, मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैं उस पर जरूर वीडियोस बनाऊंगा उस पे भी। तो प्लीज अपडेट रहना उसके लिए भी। मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कंपनी के डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे नक्की होती है, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। राइट्स, ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को सभी राइट्स है, उसमें भी कौन से शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। कान खोल के सुन लो, इक्विटी शेयर होल्डर को ही राइट्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना तो वोट मीटिंग में पार्टिसिपेट मिलेगा, ना वोटिंग होगी, नथिंग, ओनली इक्विटी को। इनकम के फॉर्म में डिविडेंड मिलता है। ट्रांसफरेबिलिटी, ऑफ कोर्स ये शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, पब्लिक कंपनी के शेयर ही फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ऑफ कोर्स कंपनी एक शेयर होल्डर के लिए शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब शेयर सर्टिफिकेट आप इजीली मूव कर सकते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और काइंड ऑफ शेयर्स की बात करूं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसके उसके टाइप्स दिए। इन शॉर्ट इक्विटी शेयर्स के दो टाइप्स है, इक्विटी शेयर विद द नॉर्मल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। सर अभी ये इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, डिविडेंड मिलेगा। अभी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब ये ना तो उसको मे बी वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जनरली इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट को मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, इज नथिंग बट नॉर्मल से अलग जो है वो है डिफरेंशियल। क्या बोला मैंने, नॉर्मल से अलग जो है वो कौन है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले। प्रेफरेंस शेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो मैंने तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया गया है, जो 8 मार्क के लिए भाई लोग आने वाला है, 8 मार्क के लिए फिट हो सकता है मेरे हिसाब से। ये बात कर रहा हूं मेरे हिसाब से, बाद में पेपर सेट वाला सेट जो कर रहा है उसके हिसाब से वो 8 मार्क के लिए डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये डालना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर। जो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो है जिसको डिविडेंड अगर नहीं मिला इस साल तो नेक्स्ट ईयर उसको इस साल का भी मिलेगा, नेक्स्ट साल का भी मिलेगा। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जो साल में प्रॉफिट हुआ वही साल में उसको डिविडेंड मिलेगा, जो साल में प्रॉफिट नहीं मिला उस साल में डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब पूरा सपना समझ के भूल जाना है कि मुझे जो डिविडेंड नहीं मिला है, प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो मुझे वो डिविडेंड भूल जाना होगा। जिस साल में डिविडेंड मिलेगा, कौन से साल में, जिस साल में कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस साल में, इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसको सभी को डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था तो भी पैसा पड़ा है और कंपनी चाहती है कि हम लोग और डिविडेंड दे, तो किसको पहले देगी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को देगी। उसका उल्टा नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब उसको नॉर्मल डिविडेंड ही मिलेगा, उसको एडिशनल प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट
जनरली आप जो बोलते हो उसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई पार्टिसिपेटिंग मिलेगा नहीं। कन्वर्टेबल नाम में लिखा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस है जो इजीली किस में कन्वर्ट हो गए, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो गए फ्यूचर में। नाम लिखा है नॉन कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्टेबल नहीं होगा। रिडीमेबल नाम में लिखा है, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, मतलब वो प्रेफरेंस है जो फ्यूचर में रिडीम हो गए, कन्वर्ट नहीं हो गए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, रिडीम का मतलब रीपेमेंट होगा कंपलसरी, वो आपको सॉरी रीपेमेंट होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। उसको उसका पैसा जो दिया था वो टाइम पे जो भी एग्रीमेंट बना है उसके हिसाब से उसका 5 साल के बाद 10 साल के बाद जो भी टर्म डिसाइड किया उसके बाद उसको रीपेमेंट हो जाएगा। बट इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल रिडीम नहीं रीपेमेंट नहीं होगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे जनरली किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। तो ऐसे करके आपके टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर है एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अभी इसके अंदर देखोगे तो इक्विटी शेयर्स और उसके फीचर्स दिए। मेरे हिसाब से अगर आप डिफरेंट बिटवीन करके जा रहे हो किसका, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का, और जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं एक स्पेशल वीडियो जल्दी लेके आऊंगा जो पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन पे होगा, एसपी के जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके सिलेबस के अंदर दिया है, प्योरली वन सेशन होगा, जो वन शॉट वीडियोस होंगे, जो 1 घंटा भी होगा, 1.5 घंटे भी होगा, जितना भी आवर्स लगते हैं मुझे, और वन वीडियो में मैं पूरा डिफरेंट बिटवीन पूरा एक पीडीएफ में लेके आऊंगा, उसमें डिटेल में अपन एक्सप्लेन करेगा एक एक लाइन। यस, और ऑलरेडी अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने वीडियोस बना के रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं अभी प्रेफरेंस शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स की। हाँ, मैं ये बात कर रहा था तुम लोग से कि इक्विटी शेयर्स अगर प्रेफरेंस शेयर्स का आपने डिफरेंट बिटवीन कर लिया रहेगा ना, तो आपको उसके फीचर्स में देखोगे तो सेम मिलते जुलते पॉइंट्स दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से डिफरेंट बिटवीन कर लिया मतलब ग्रेट इनफ है, अलग से फीचर्स करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज घुमाने आनी चाहिए आपको, टीचर्स को कैसे घुमा सकते हो इन टर्म ऑफ राइटिंग, ऐसे घुमाना नहीं है। यस, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। ऑलरेडी तुम लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं यहाँ पे। रिटेन अर्निंग का भी एक झलक तुम लोग को कल मतलब सॉरी लास्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था रिटेन अर्निंग पे भी, कि रिटेन अर्निंग मतलब वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने अपनी मेहनत से कमाया है और वही पैसा क्या कर रहे हैं, कंपनी ने रिटेन करके रखा है, अपने पास रखा है, कंपनी ने वो डिविडेंड के फॉर्म में दिया नहीं है किसको, शेयर होल्डर को। तो एक हादसा होता है कि भाई एक सपोज कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर मिस्टर एक्स शेयर होल्डर होता है और मिस्टर एक्स शेयर होल्डर होता है और वो कंपनी में तगड़ा प्रॉफिट होता है। तो मिस्टर एक्स उंगली उठाता है कंपनी पे कि ये तूने इस साल प्रॉफिट कमाया तो मुझे डिविडेंड क्यों नहीं दिया। तो कंपनी ने जवाब दिया कि भाई इस बार डिविडेंड इसलिए नहीं दिया कि हम लोग को बिजनेस एक्सपांड करना था, इसलिए पैसे की जरूरत थी। तो मिस्टर एक्स बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं मालूम, मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए। उसकी उम्मीद ये थी कि मुझको कुछ रिटर्न में मिले। तो कंपनी ने बहुत सोचा, बाद में उसने एक कंसेप्ट आया मगज में कि हाँ भाई अपन कंपनी से के तहत अपन बोनस शेयर्स दे देते। क्या दे देते? बोनस शेयर्स दे देते। मतलब कंपनी ने क्या किया मालूम है, वो कैपिटल का पैसा, वो प्रॉफिट का पैसा कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस से निकाल के वो पैसा किधर डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में। मतलब सर नहीं समझा, वापस से समझाओ क्या बोल रहे हो आप। कंपनी ने क्या किया, वो प्रॉफिट में पैसा पड़ा था, रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा था, वो मिस्टर एक्स को खुश करना था, मतलब शेयर होल्डर को खुश करना था, कंपनी को पैसा भी उसको भी खुश करना था और पैसा भी अपने पास रखना था। तो कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया। आपको खुद को मालूम है कि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स होते हैं। मतलब आप शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर को, ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी क्या करेगी, फ्री में क्या देगी, बोनस शेयर्स देगी। जो भी रेशियो डिसाइड करती है मैनेजमेंट, 1:1 हुआ, 1:2 हुआ, जो भी रेशियो डिसाइड करेगी, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया, कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अपन बोनस शेयर्स देंगे, किसमें से, रिजर्व एंड सरप्लस में से, मतलब प्रॉफिट में से। और कंपनी ने क्या किया, वो सरप्लस का अमाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट रिजर्व सरप्लस में से निकाल के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसका बोनस शेयर देने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल अमाउंट हो जाएगा। तो मतलब इससे क्या हुआ, एक तीर से दो निशाना हुआ कि भाई क्या हुआ, खाली एक जेब से दूसरे जेब में गया पैसा, मतलब पैसा किसके पास रहा, कंपनी के पास भी रहा, कंपनी भी खुश और शेयर होल्डर भी खुश, क्योंकि शेयर होल्डर को फ्री में क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब एक तीर से दो निशाना जैसी बात हो गई मैनेजमेंट ने मारा, कि जहां पे कंपनी भी खुश और शेयर होल्डर भी
खुश। यस, तो ये एक रिटर्न अर्निंग करके कंसेप्ट है जहां पे बोनस शेयर का कंसेप्ट जनरली आता है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में तुम लोग को एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वाला वीडियो डिटेल में देखना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये बात हो गई ओन कैपिटल की। अभी बात करते हैं बोरोड कैपिटल के अंदर। बोरोड कैपिटल के अंदर भी सबसे बड़ा जो ऑप्शंस है कंपनी के पास, अगर लॉन्ग टर्म फंड उठाना है, लॉन्ग टर्म फंड उठाना है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है जो है डिबेंचर्स। डिबेंचर इज लाइक अ लोन बोल सकते हो आप, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, जो कंपनी जनरली डिबेंचर के फॉर्म में किसको देते हैं, थर्ड पार्टी को देते हैं। मतलब थर्ड पार्टी ने अगर पैसा दिया तो उसको डिबेंचर्स देंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, जो भी एग्रीमेंट बना है किसके बीच में, कंपनी के बीच में और वो डिबेंचर होल्डर के बीच में। अब ये डिबेंचर होल्डर कौन है, जो डिबेंचर बाय करता है उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, जिसने मतलब इन्वेस्टर, इन शॉर्ट इन्वेस्टर जो पैसा है कंपनी को देता है वो इन्वेस्टर को क्या कहलाएगा, डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। जस्ट लाइक शेयर जो बाय करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, शेयर होल्डर बोलते हैं। तो डिबेंचर जो बाय करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। और अल्टरनेट टर्म में आप बोल सकते हो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यस, तो यहाँ पे डेफिनेशंस दिया है, यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स भी दिया है। एक प्रॉमिस है, कंपनी प्रॉमिस करती है कि आफ्टर सो एंड सो पीरियड ऑफ टाइम के बाद, 5 साल 10 साल के बाद मैं आपका डिबेंचर का जो भी अमाउंट लिया है विद इंटरेस्ट, जो भी पेंडिंग रहेगा मैं आपको क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। तो वंस हो गया प्रॉमिस। फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू जनरली डिबेंचर सर्टिफिकेट पे ही लिखा रहता है। जनरली वो 100 रुपया ही होता है, 100 रुपये से स्टार्ट होता है जनरली वो। टाइम ऑफ रिपेमेंट भी जनरली शेयर सर्टिफिकेट के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि आफ्टर सो एंड सो पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं तेरा पैसा चुका दूंगा। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, ऑफ कोर्स अगर सपोज कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं भी हो रहा है तो भी सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करूं रीपेमेंट की, अगर कंपनी डूब जाती है तो जो भी असेट को बेच के जो भी पैसा आएगा सबसे पहले किसको देंगे, क्रेडिटर को देंगे, मतलब आउटसाइडर को देंगे। आउटसाइडर में कौन आ जाता है, डिबेंचर होल्डर आ जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, एक गारंटी देती है कंपनी की भाई कुछ भी हुआ हम लोग आपका पैसा चुका देंगे विद इंटरेस्ट के साथ। जो भी इंटरेस्ट है आपको फिक्स रेट पे देंगे, फिक्स रेट पे देंगे। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग आपका इंटरेस्ट फिक्स रेट पे दे देंगे। पार्टीज की बात करो, डिबेंचर के अंदर 3 पार्टीज होती है। जो कंपनी शेयर इश्यू करती है उसको बोलते हैं कंपनी, जो डिबेंचर बाय करते हैं उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, और इन दोनों के बीच में एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टी, जो जनरली किसके फेवर में होता है, डिबेंचर होल्डर के फेवर में होता है। कि कल लूट के सपोज की कंपनी ने पैसा नहीं दिया या तो इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये इसका राइट प्रोटेक्ट करेगा, किसका, डिबेंचर होल्डर का। ऑथोरिटी टू इश्यू ऑफ डिबेंचर, जनरली ये ऑथोरिटी जो इश्यू करने की ऑथोरिटी है वो किसके पास है, सेक्शन 179 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आया गया है, डैश हैज अ पावर टू इश्यू द डिबेंचर्स, नथिंग बट, बच्चे लोग बहुत गलत आंसर लिख के आते हैं, सिलेक्ट करके आते हैं, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है किसको इश्यू करने के लिए, डिबेंचर इश्यू करने के लिए। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2000 सेक्शन 179, जो मैंने तुम लोगों को बोला अभी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इश्यू द डिबेंचर। आगे आ जाता है स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये भी ऑब्जेक्टिव इसमें मेनी बार आया गया है। वोटिंग राइट नहीं मिलता है बिकॉज दे आर द नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो इसके पास कोई राइट्स नहीं होता कि भाई वो मीटिंग में आके वोटिंग करे। यस, नेक्स्ट सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स अभी तो नावडे डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड ही होते हैं, सिक्योर डिबेंचर ही क्या हो गए, इश्यू हो गए। इश्यूअर जनरली कौन होती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे बच्चे लोग खाली पब्लिक कंपनी सिलेक्ट करके आती है या तो खाली प्राइवेट कंपनी सिलेक्ट करके आते हैं, भाई दोनों कंपनी डिबेंचर इश्यू करते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ध्यान से सुन लो क्या बोला मैंने, दोनों कंपनी इश्यू कर सकती है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि खाली प्राइवेट करेगी पब्लिक नहीं करेगी, पब्लिक करेगी प्राइवेट नहीं। दोनों कंपनी, वेदर देयर इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, बोथ कंपनी कैन इश्यू द डिबेंचर। लिस्टिंग की बात करो, डिबेंचर अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग करवाना अगर किया है, अगर प्रोसीजर फॉलो किए है सेबी की, तो वो भी लिस्टेड करना है। वन ऑफ द कोई भी NSDL होता, CDSL हो गया, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज की बात करो BSE हो गया या तो NSE पे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करो तो डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर इजीली, आप इजीली जैसे कि शेयर्स प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक कंपनी के लिए इजी है, सेम डिबेंचर भी क्या कर सकते हो आप, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। टाइप्स की बात करूं तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम,
मैंने ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर दे दिया है, 8 मार्क के लिए फिट हो सकता है। और देखे गए तो 8 टाइप के आपके डिबेंचर्स हैं। सिक्योर डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जिसको सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब कंपनी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर पैसा ले रहे हैं तो आपको डिबेंचर होल्डर को क्या देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर डिबेंचर जनरली नहीं दे, कंपनीज एक्ट में मना कर दिया है। देखोगे तो आप लिखा रहेगा दिस आर द डिबेंचर दैट हैव अ नो सिक्योरिटी द इश्यू ऑफ, ध्यान से सुनो अभी मैं 2 बार बोलूंगा ये लाइन, द इश्यू ऑफ अनसिक्योर डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कंपनी अभी इश्यू कर सकती नहीं है। कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा गया है बाय द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अनसिक्योर डिबेंचर्स कंपनी दे ही नहीं सकती एज पर द कंपनीज एक्ट। चलो नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जो रजिस्टर ऑफ शेयर्स होते हैं, वैसे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स भी होते हैं, जिसपे उसका नाम लिखा होगा डिबेंचर रजिस्टर के अंदर या तो डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर। उसका उल्टा है बैरर डिबेंचर, जिसमें उसका नाम लिखा होगा नहीं, उसको बोलेंगे आप बैरर डिबेंचर। बैरर डिबेंचर इज लाइक अ जस्ट बैरर चेक। जैसे कि बैरर चेक होता है जिसपे किसका नाम नहीं लिखा रहता, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसका वो शेयर सर्टिफिकेट होगा, जिसका वो चेक होता है, मान के चलने का दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, सॉरी नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द चेक और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन में ये बोलना चाहता हूं कि जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि उस पर नाम तो लिखा नहीं है, जिसके पास होगा वो डिबेंचर सर्टिफिकेट, उसको माना जाएगा कि भाई तू डिबेंचर होल्डर है ये कंपनी का। नेक्स्ट आ जाएगा रिडीमेबल डिबेंचर। नाम में लिखा है रिडीमेबल डिबेंचर, मतलब वो डिबेंचर जो क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, रीपेमेंट करेंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। वो डिपेंड करेगा टर्म्स एंड कंडीशन में क्या टर्म लिखा है। ये रिडीमेबल डिबेंचर मतलब वो रीपेमेंट नहीं होगा, वो जनरली क्या होगे, कन्वर्ट होगे। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है जो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। ध्यान से बच्चे लोग, कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रेफरेंस हो या तो डिबेंचर्स हो, दोनों किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, इक्विटी के अंदर ही कन्वर्ट हो गए, इक्विटी के अंदर ही कन्वर्ट हो गए, इक्विटी अंदर ही कन्वर्ट हो गए। ऑब्जेक्ट इसके लिए आता है, इसलिए 3 बार लाइन बोला है मैंने। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब वो डिबेंचर जो कन्वर्ट हो गए नहीं। ऐसे करके 8 टाइप्स के डिबेंचर्स हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग द एनी क्वेश्चंस, बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्टेड आउट किया जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट आ जाता है, अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है, लोन उठानी है, तो और एक ऑप्शन है डिपोजिट। अगर मिनिमम इसके अंदर 6 महीना दिया है, मैक्सिमम 36 महीने दिया है। बोलो मेरे साथ क्या बोल रहा हूं मैं, मिनिमम कितने टाइम के लिए दे सकते हैं, मिनिमम 6, मैक्सिमम 36। ऑब्जेक्ट इसमें बहुत बार आया है। 36 मतलब आप 3 ईयर बोल सकते हो, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, ऐसे करके 3 साल मतलब 36 हो जाएगा आपका। ठीक है। डिपॉजिट की भी यहाँ पे डेफिनेशंस दिया है कि डिपॉजिट मतलब एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूडिंग सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कौन से ऐसे चीजें हैं जिसको डिपॉजिट काउंट नहीं करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो ये रहा मेरे प्यारे बच्चे लोग, दीज आर द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट कवर्ड अंडर द डिपॉजिट। क्या आप अगर सपोज कि कोई गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो तो वो डिपॉजिट काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई आप बैंक से पैसा ले रहे हो उसको डिपॉजिट काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट से या तो इंटरनेशनल बैंक से आप पैसा ले रहे हो उसको डिपॉजिट में काउंट नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम वन अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी से अगर पैसा ले रही है उसको भी डिपॉजिट काउंट नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रेज बाय द इश्यू ऑफ द कमर्शियल पेपर, अगर आप कमर्शियल पेपर इश्यू कर रहे हो तो उसको भी डिपॉजिट में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर बॉन्ड दे रहे हो तो भी काउंट नहीं किया जाएगा। कोई ट्रस्ट ले रहे हो तो भी काउंट नहीं किया जाएगा। और बाय सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर उसमें भी काउंट किया जाएगा नहीं। तो दीज आर द नथिंग बट सर्टेन ट्रांजेक्शन लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर नॉट काउंटेड एज अ डिपॉजिट। ध्यान से सुनो, अगर कोई पेपर सेट कर रहा है और एक्स्ट्रा टैलेंटेड पेपर थोड़ा उन लोगों को ट्रिकी बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई बाबा। तो डर के रहना है, थोड़ा संभल के रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि पूछा क्या गया है, उसके बेस पे आंसर लिखना है।
बॉन्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द डेप्थ सिक्योरिटी, जो शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड के फॉर्म में पैसा उठा सकते हो। देयर आर द फीचर्स ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ फाइनेंस इसका नथिंग बट 5 साल 10 साल के लिए होता है। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, मतलब जो बॉन्ड बाय करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर बोलता है, वो बॉन्ड होल्डर कहलाएगा। दे आर द क्रेडिटर ऑफ, ही और शी में भी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ही मिलता है उसको, और कोई तो डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, बिकॉज दे आर द नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। और रीपेमेंट, जो मैच्योरिटी डेट लिखे रहेगी, मतलब ड्यू डेट बोलते हैं उसको, जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहेगा उसके बेस पे उसकी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट होगी, नथिंग बट ड्यू डेट होगी। नेक्स्ट आएगा एडीआर एंड जीडीआर। वंस अगेन एडीआर एंड जीडीआर थोड़ा ट्रिकी है, बट हाँ इतना भी ट्रिकी नहीं है कि आप समझ ना पाओ, इतने तो नादान नहीं हो आप लोग। अभी एक ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम क्रैक करके आए हो, और आई डोंट थिंक सो 11th पढ़ा, एसपी पढ़ा है, तो 12th में इतना ये लैंग्वेज आपको हार्ड लगेगा। तो इसके लिए अगर आपको देखना है तो इसका भी पूरा वीडियोस मैंने बनाया, प्लीज जाके देख लेना। एडीआर और जीडीआर नथिंग बट एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक स्लिप है जो आप फॉरेन की कंट्री के अंदर क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, अमेरिका में जो ट्रेड होता है उसको बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, और अमेरिका को छोड़ के जो इस पे आप ट्रेड चलती है उसको, मतलब इतना ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक शॉर्ट लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में वीडियोस देखना है तो मैंने प्योरली बोला दीज आर द प्योरली रिवीजन लेक्चर। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरे प्ले लिस्ट पे जाके इसमें पूरे वीडियोस बने हैं, एक एक लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज वहां से क्या करना, रिफर कर लेना। हाँ, मैं बात कर रहा था एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, और उसके अलावा जो भी अदर कंट्री में डील होती है जिसको बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक, इसको तो स्किप ही कर दो, इधर भी स्किप कर दो। अगर आ गया तो आपके हिसाब से लिख लेना, इतना कुछ वाव है नहीं। कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पूरा स्किप कर दो, इसको कोई जरूरत ही नहीं है देखने की, कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आ जाता है लास्ट क्वेश्चंस ए चैप्टर्स के अंदर, जो आता है ट्रेड क्रेडिट। अभी ये ट्रेड क्रेडिट होता है क्या, देखो नाम में लिखा है ट्रेड, पहले जरा संभल के समझो कि ये ऐसा नाम क्यों दिया है, ट्रेड क्रेडिट क्यों दिया। क्रेडिट का मतलब तो सबको मालूम है उधारी, आगे क्या लिखा है ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग पे जो उधारी मिलती है उसको ही बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट, सिंपल एंड सोबर। तो ये वही बोलता है। तो सर ये कैसे हेल्प करता है बिजनेस को पैसा पहुंचाने में? ये डायरेक्टली पैसा नहीं देता है, ये समय देता है। ये क्या देता है, समय। उधारी आपको कहता है क्या देती है, अगर आपने किराना नीचे ग्रोसरी शॉप पे जाके आपने बोला कि दूध ले रहे हो आप 1 महीने का, और उसका पेमेंट कर रहे हो नेक्स्ट महीने की 1 तारीख को, तो 1 महीना जो दूध मिला आपको, भाई ने दूध दिया बट मिल्क दिया, बट उससे पैसा नहीं लिया, पर आपको क्या दिया, उसने टाइम दिया। आपको क्या दिया, टाइम दिया। भाई आज की डेट पे टाइम इज मनी, टाइम क्या ही है, टाइम ही मनी है। तो अगर कोई आपको उधारी दे रहा है तो मतलब वो आपको इनडायरेक्टली क्रेडिट दे रहा है। और क्रेडिट किसका दे रहा है, पैसे का नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली पैसे का दे रहा है। डायरेक्टली किसका दे रहा है, ट्रेड का दे रहा है, उधारी का दे रहा है। मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो उसमें अगर आपको उधारी मिल रही है तो कहां ना कहां वो आपको हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली, पैसे के अंदर। किधर, पैसे के अंदर हेल्प कर रहा है। तो कोई भी बिजनेस हो, देखो आज कोई भी बिजनेस हो, छोटा धंधा हो, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, उधारी के बिना धंधा नहीं चलेगा, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, उधारी देनी पड़ेगी। देखो इसलिए पहला लाइन ही लिखा है, नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। और अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो तो उसका मतलब आप इनडायरेक्टली उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो। यस, तो ये भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइनेंस हो जाएगा कि आप अगर सपोज कि कोई सेल अगर आप कस्टमर को कोई गुड्स दे रहे हो, वो आप उसको बोल रहे हो कि भाई तुम्हें को 10 दिन के बाद दे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उधारी इसलिए दे रहे हो कि मार्केट में कंपटीशन है, तो वो 10 दिन का जो वर्किंग कैपिटल है, कहां ना कहां तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहां ना कहां तो संभालना पड़ेगा, कहां ना कहां अपने जेब से पैसा डालना पड़ेगा। तो इज नथिंग बट ट्रेड क्रेडिट। यस, तो ये हो जाएगा ट्रेड क्रेडिट। आपको मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट हो गया, या तो फिर 1 लाइन, जैसे कि बहुत बार ये वाला लाइन पे बेस पे इन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नो बिजनेस कैन रन विदाउट द क्रेडिट, प्लीज एक्सप्लेन। तो 4 मार्क के लिए भी एक्सप्लेन करने का आया है ये वाला लाइन भी, तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे भी डिफरेंट बिटवीन आपको दिया, डोंट वरी, डिफरेंट बिटवीन के लिए पूरा सेशंस लेके आऊंगा। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस भी मैंने इंपॉर्टेंट देके रखा है। ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का मतलब भी होता है डिफरेंट बिटवीन, आप पढ़ोगे तो शेयर्स और डिबेंचर पे ही क्या है, इनडायरेक्टली देखने को तो ऐसा ही दिखेगा कि शेयर्स बोल रहा है और ये कौन सा बोल रहा है, डिबेंचर्स बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर शेयर्स और डिबेंचर का बोल दिया तो उसका मतलब ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल ही बोल, क्योंकि शेयर्स इज अ ओन कैपिटल और डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। यार, तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया।
यहाँ पे चैप्टर ओवर हो जाता है, क्योंकि मैंने तुम लोग बोला था दीज आर द प्योरली रिवीजन सेशंस। अपन फटाफट ही सॉल्व करेंगे, फटाफट डिस्कस करेंगे, थोड़ा समराइज में डिस्कस करेंगे और गो थ्रू करेंगे क्या क्या पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ आज के वीडियो को। नेक्स्ट आने वाला वीडियोस होगा चैप्टर नंबर 3 और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओसीएम इकोनॉमिक्स के लिए भी रिवीजन लेके आऊंगा वीडियोस, तो प्लीज़ अपडेट रहिए और ज़रूर शेयर कीजिए। लिंक आपके लिए भी हेल्पफुल है और आपके फ्रेंड सर्कल को भी हेल्पफुल हो। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप जो भी यहाँ से लेके जा रहे हो नॉलेज, ज्ञान, आपके फ्रेंड सर्कल में भी बांटें। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।